अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सवालों जवाब के सिलसिले में आप लोगों को खुश आमदीद। मैंने आज सुबह एक सवाल पूछा था सब लोगों से कि क्या मुझे सवालों जवाब का ये सिलसिला जारी रखना चाहिए, क्योंकि मैं प्लस माइनस था और लेकिन आप लोगों का बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा रिस्पांस आया और 92% लोग जो हैं वो इस बात के हक़ में हैं कि ये सवालों जवाब का सिलसिला जारी रहना चाहिए और लोगों को फ़ायदा होता है इससे। तो दोस्तों, इसी सिलसिले का जो पहला आज सवाल है वो है ताहिर भट्टी साहब की तरफ से। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझसे पहले भी एक चीज़ पूछी थी जो मैं जवाब नहीं दे पाया, तो उनका सवाल ये है। आई एम सॉरी भट्टी साहब पहले तो इस चीज़ के लिए कि मैं आपको जवाब नहीं दे पाया, शायद मैं नहीं देख पाया आपका सवाल। पहले सवाल उनका ये है कि उनकी बेटी जो है उनको सीलिएक डिजीज़ है और वो ये जानना चाहते हैं कि उनके दूसरे बच्चों में तो ये हो सकती है बीमारी या नहीं, तो कि जो पैदा होने वाले बाद में मज़ीद बच्चे हैं। तो भट्टी साहब, जो सीलिएक डिजीज़ है, पहले तो आम लोग ये समझें कि ये बड़ी आंत की और जो आंतों की यानी छोटी और बड़ी आंत की ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें ग्लूटेन एक चीज़ होती है कि जब लोग वो खाते हैं तो उनको वो हज़म नहीं होती बल्कि उससे प्रॉब्लम होते हैं। तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसका ताल्लुक इस तरह से बाकी बच्चों से हो सकता है कि अगर किसी की ख़ानदान में किसी को सीलिएक डिजीज़ हो तो फिर आगे 10% चांसेस होते हैं कि घर में बाकी बच्चों को या बाकी अफराद को हो सकती है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून जेनेटिक डिजीज़ है। तो भट्टी साहब, कम से कम 10% ज़रूर चांस होता है बाकी बच्चों को होने का। इसके अलावा नोमैड्स ऑफ नॉर्थ जो हैं उन्होंने एक कमेंट किया है कि प्लीज़ गो फॉर दी एंटीबॉडीज़ टेस्ट, क्योंकि मैंने लोगों से ये बात की थी आज सुबह की वीडियो में कि मैं सोच रहा हूँ कि पहली डोज जो मुझे 25 फरवरी को लगी है तो उसके 2 हफ्ते के बाद जो 11 मार्च बनता है तो मैं एक एंटीबॉडी अपना टेस्ट करवाऊँ और फिर दूसरी जो डोज है जो मुझे लगेगी 18 मार्च के 18, 19 या 20 किसी भी इस तारीख को मैं आप लोगों से शेयर करूँगा वो भी, तो उसके भी 2 हफ्ते के बाद अपना एंटीबॉडी का टेस्ट करवाऊँ और आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि ये हमारी अपनी भी कुछ स्टडी बन जाए कि जब एंटीबॉडीज बनने के कितने चांसेस होते हैं पहली डोज के बाद वैक्सीन लगने के, और दूसरी जो डोज लगती है उसके बाद कितने चांसेस होते हैं। एक नवीद सुल्तान साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। उन्होंने कहा है कि सबसे अहम सवाल, इसका जवाब अगर आपने नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि आप डॉक्टर नहीं हैं। अगर किसी का जो ये सवाल है उनका वो ये है कि अगर किसी का गला खराब हो, हल्का बुखार हो और नज़ला हो, इसका कोविड टेस्ट नेगेटिव हो तो इसको वैक्सीन लग सकती है या नहीं। नवीद सुल्तान साहब, जो आपका ये सवाल है उसमें मैं आपको 2 हिस्से बता देता हूं कि किसी का अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव हो तो उसको तो वैक्सीन लगेगी, लेकिन वैक्सीन लगने के टाइम पे अगर किसी को गला खराब हो, बुखार हो और नज़ला हो तो फिर उसको नहीं लगनी चाहिए। बल्कि ये ऑप्शन भी दी है हुकूमत ने कि अगर किसी को बुखार हुआ हो या उसको वो अलामात आ रही हों जो कोविड के मरीजों को हों तो वो जो वैक्सीनेशन से सेंटर से बात करके अपनी जो डेट है वो आगे करवा सकते हैं, क्योंकि ये असूल है कि जब बीमार हो कोई शख्स और ख़ास तौर पे अगर किसी को कोविड भी हुआ हो तो उन दिनों में फिर वैक्सीन नहीं लगेगी। लेकिन अगर किसी को बुखार हो और जो अलामात आपने बताई हों वो आ रही हों और चाहे PCR नेगेटिव ही क्यों ना हो तो उन दिनों में वैक्सीन नहीं लगेगी। और ये एक असूल है, ये एक बुनियादी असूल है कि जब भी किसी को की तबीयत ख़राब हो तो वो किसी भी किस्म की वैक्सीन नहीं लगवाता, ये ज़रूरी चीज़ है। एक सवाल जो है वो राना गुलजार साहब की तरफ से है कि डॉक्टर साहब, इफ़ आई डू नॉट वेयर मास्क बट आई कैन टेक सोप ऑन माई फिंगर एंड एंटर इनटू माई नोज एंड रब वेल अ नंबर ऑफ टाइम्स इन द डे, कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द वायरस। कि उनका ये कहना है कि अगर वो N95 मास्क नहीं पहनते हैं लेकिन वो अपनी जो उंगली है, उस छोटी उंगली, उसकी पोरों पे साबुन लगा के अपने नाक में वो डाल के रब करें दोनों तरफ, तो क्या ये वो चीज़ उनको वायरस से बचा सकती है? तो हरगिज़ नहीं राना गुलजार साहब, हरगिज़ नहीं। क्योंकि अगर आप वायरस से बचना चाहते हैं और इंशाल्लाह आप वायरस से बचेंगे तो SOPs की जो हम बात करते हैं तो उसमें जो मेन चीज़ें हैं 2-3 वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मास्क पहने। सर्जिकल मास्क मिल जाते हैं हर तरफ से, वो 3 लेयर्स के होते हैं। बाहर की लेयर बाहर के पार्टिकल्स को आपके अंदर जाने से बचाती है, अंदर की लेयर आपके पार्टिकल्स को, ये स्क्रीशंस को बाहर जाने से बचाती है, दूसरों को बचाती है, और दरमियान की जो लेयर है वो फिल्टर का काम करती है। कोशिश करें कि सर्जिकल मास्क तो ज़रूर पहने। एक मास्क अगर आपने पहना हुआ है तो उसके ऊपर अगर डबल मास्क पहनते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा है, और अगर आपने सर्जिकल मास्क के ऊपर कपड़े का मास्क पहने तब भी फ़ायदा है। और N95 मास्क पहने
ने तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर कोई मास्क पहनता है, फिजिकल डिस्टेंस को बरकरार रखता है कम से कम 1 से 2 मीटर या 3 से 6 फीट का, और अपने हाथों को साबुन और पानी से 20 से 40 सेकंड के लिए धोए, या अगर साबुन से नहीं तो हैंड सैनिटाइजर से कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, 10 से 20 सेकंड के लिए रब करे, तो ये है वो तरीका कि वायरस से आप बचा सकते हैं अपने आप को, जिसको हम प्रिवेंशन कहते हैं। लेकिन जो तरीका आपने बताया दोस्त, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं। स्टीम लेने से वायरस को कुछ नहीं होगा, और इसी तरह से लोग जो गुजरते हैं वॉक थ्रू गेट से, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही है कि आपने जो तरीका बताया उसका फ़ायदा नहीं होगा। एक सुहेल आसिफ साहब हैं, उनका एक सवाल है कि उन्होंने एक तो तारीफ़ की है काम की, बहुत शुक्रिया सर आपका, और बहुत ज़्यादा आपकी मेहरबानी। उन्होंने कहा है कि उनका ये क्वेश्चन है कि विच वैक्सीन इज़ बेस्ट फॉर एज 65 एंड अबव, और दोबारा फिर उन्होंने दुआएं दी है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सुहेल आसिफ साहब, जो 65 और उससे ज़ायद उम्र के लोग हैं, उनके लिए एस्ट्राजेनेका भी ठीक है, उनके लिए स्पुतनिक वी भी ठीक है, उनके लिए फाइज़र और जो मॉडर्ना की वैक्सीन है वो भी ठीक है, क्योंकि इन सब में लोगों को लग रही है। जहाँ तक साइनोफार्म का ताल्लुक है, पाकिस्तान में अभी 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को ये नहीं लगाई जा रही, लेकिन इसके बारे में एक बड़ा अहम ऐलान किया है या स्टेटमेंट दी है डॉक्टर फैसल सुल्तान ने। उनका ये कहना है कि जब उन्होंने ये कहा था कि 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को साइनोफार्म नहीं लगाई जाएगी, तो इसका ये मतलब नहीं था कि ये वैक्सीन इन लोगों में सेफ नहीं है, बल्कि उनका ये कहना था कि जो डाटा है जो 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों में वैक्सीन साइनोफार्म लगने का, तो वो ज़्यादा डाटा नहीं है। हो सकता है कि अगर आने वाले दिनों में साइनोफार्म का ये डाटा पाकिस्तान की हुकूमत को, रेगुलेटरी अथॉरिटी को मिल जाए, तो वो हो सकता है अपनी रिकमेंडेशन को तब्दील कर दें और 60-65 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को भी फिर साइनोफार्म की वैक्सीन लगेगी। लेकिन अगरचे इस वक्त यूएई और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में साइनोफार्म की वैक्सीन 60-65 साल से ज़ायद के उम्र के लोगों को लग रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो वैक्सीन है साइनोफार्म की वो अभी अलाउ नहीं है, बल्कि 2 मार्च के बाद जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आएगी, तो वो वैक्सीन 65 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को लगेगी। और क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में अभी यही हो रहा है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दी जा रही है 65 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को। तो आपके सवाल का यही जवाब है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में साइनोफार्म है वो तो नहीं, लेकिन एस्ट्राजेनेका दी जा सकती है, फाइज़र दी जा सकती है, स्पुतनिक वी दी जा सकती है, और मॉडर्ना की वैक्सीन भी दी जा सकती है। और अगला जो सवाल है वो है तनवीर सरवर साहब हैं, उनकी तरफ से। उनका इंग्लिश में क्वेश्चन है, मैं फिर जो क्वेश्चन को समराइज कर दूंगा उर्दू में। इन यूएई मोर देन 31,000 पीपल पार्टिसिपेटेड इन द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द फेज 3 ऑफ साइनोफार्म or vaccine. The results are very promising, showing 86% prevention of the COVID, 99% seroconversion, and 100% people they were prevented from developing the severe disease or hospitalization. Do you have idea which variants are prevalent in UAE and which variants is more prevalent in Pakistan? As we are using the same vaccine, yani Sinopharm. Basically, Pakistan has decided to use Sinopharm here in Pakistan due to study data available in UAE. Okay, उनका ये कहना है, उन्होंने ये पूछा है कि वो UAE से हैं शायद, कि क्योंकि पाकिस्तान में और UAE में दोनों जगहों पे साइनोफार्म इस्तेमाल हो रही है, अगरचे UAE में फाइज़र और उसके अलावा स्पुतनिक वी जो है वो भी इस्तेमाल हो रही है वहाँ पे। तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने जो अपना फैसला किया था, तो ये फैसला किया था UAE के उन ट्रायल्स की बेस पे कि जहाँ पे 31,000 वॉलंटियर्स जो हैं 120 से ज़ायद नेशनलिटीज़ के उन्होंने हिस्सा लिया था। तो इनका ये सवाल है कि आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में और UAE में कौन से वेरिएंट्स हैं। तनवीर सरवर साहिब, पाकिस्तान का तो अभी बयान आया है, पाकिस्तान आज ही ये बयान दिया गया है कि, और ये गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से बयान आया है कि पाकिस्तान में जो बरतानिया की स्ट्रेन है B.1.1.7 वो है, और पाकिस्तान में इससे पहले जो D614G जो वुहान की स्ट्रेन के बाद आई थी वो है। ये दोनों वो स्ट्रेन है जिनके खिलाफ ये वैक्सीन काम करती हैं। पाकिस्तान में अभी तक, क्योंकि देखें पाकिस्तान में इस वक्त ना सिर्फ एक लाहौर में मशीन अवेलेबल है बल्कि इस्लामाबाद में भी है जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग करती है।
लेकिन अभी तक यहाँ पे साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन की कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ ये बताया गया है पाकिस्तान में कि बरतानिया की स्ट्रेन के केसेस कुछ मिले हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान मुसलसल जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है और अगर इसके बारे में अपडेट आएगी तो ये हमें बताएंगे। जहाँ तक यूएई का ताल्लुक है, क्योंकि यूएई ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाई थी बाहर के मुल्कों से लोगों के आने पर जब ये स्ट्रेन आई हैं, तो अभी तक वहाँ पर जो वेरियंट्स हैं ऑफिशियली वहाँ पर कोई साउथ अफ्रीका की जो वेरियंट है उसके बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो सबसे खतरनाक वेरिएंट्स जिनको करार दिया जा रहा है ये वो हैं जिनके अंदर म्यूटेशन है E484K वाली, जो कि साउथ अफ्रीका और ब्राजील की स्ट्रेन के अंदर है, लेकिन अभी भी ऑफिशियली यूएई में नहीं बताया गया कि वहां पे कोई साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन है। तो साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन का जो दूसरा नाम है वो B.1.351 भी है। तो आई होप तनवीर साहब ये आपके सवाल का जवाब था, और ये कुछ मेरी कोशिश होगी कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ लोगों के जो सवालात हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होंगे जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा, और मैक्सिमम कोशिश होगी कि अगर कोविड से बारे में पूछें तब भी या कोई और भी होंगे तो मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।